जैसे 1206 में चंगेज़ खान की गद्दी पर बैठने का घटनाक्रम होता है, वैसे ही भारत में उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक का। और एक दूसरा घटनाक्रम भी देखिए कितना कोइंसिडेंस है कि इसी वंश से, तैमूर के वंश से एक राजा, एक युवा सामने आता है जो बाबर कहलाता है, ज़हीरुद्दीन बाबर, जो चंगेज़ खान का ही वंशज था। ये आप याद रखें। फरगना, समरकंद, पश्चिमी यूरोप की तरफ, रूस की तरफ कहीं तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बनता है, वहाँ पर अपने क्षेत्र में पराजित होता है और करीब 14-15 प्रयासों के बाद भी जब वह अपने क्षेत्र को पुनर्विजयी पाने में असफल होता है तो बाबर नाम का यह तैमूर लंग का वंशज, चंगेज़ खान का वंशज भारत की ओर मुड़ता है, काबुल पर कब्जा करता है और 1526 में दिल्ली आ जाता है। और इस प्रकार भारत में अब सल्तनत नहीं बल्कि मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ती है। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि जो मुग़ल शब्द आया ये मंगोल से ही आया है, क्योंकि बाबर, जैसा भी आपने देखा समझा, चंगेज़ खान जो मंगोल था उसका पूर्वज, उसका उसी वंश का है। चंगेज़ खान पूर्वज, तैमूर लंग उसका पूर्वज जो मंगोल थे, इसीलिए इसके काल को, बाबर के काल को या बाबर के वंश को भारत में मुग़ल वंश कहा जा सकता है, जब कहा जाता है। और ये बाबर जो है वह भारत पर हमला करने के लिए या भारत पर शासन करने के लिए नहीं आया था, वह तो विवशतावश जब अपने क्षेत्र से खदेड़ा गया, 15-20 सतत प्रयासों के बाद भी विजयी पाने में जब असफल रहा तो खदेड़ने के परिणाम स्वरूप वो भारत पहुंचता है और वहाँ बड़ी सरलता से दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेता है और इस प्रकार एक नए वंश की स्थापना करता है। उसके बाद अंतिम जो घटनाक्रम आपके इस कालक्रम में दिया हुआ है वह है 1921 का, जब मंगोलिया एक नए गणराज्य के रूप में सामने आता है। वही मंगोलिया जिसकी शुरुआत हमने 1167 से की है अपने इस अध्याय में, अब वो एक गणराज्य के रूप में 1921 को सामने आता है। सैन्य अभियान के परिणाम या क्या होते हैं या उसका प्रभाव क्या होता है? जब बड़े स्तर पर लगातार सैन्य अभियान हो रहे हों वर्ष दर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में, तो वहाँ के समाज पर, वहाँ की संस्कृति पर, वहाँ के जीवन शैली पर अपना छाप छोड़ जाता है। आखिर क्या हुआ? इन सब सैन्य अभियानों का क्या असर पड़ा? पहला, यायावर शासकों के प्रति नाराजगी बढ़ी। दूसरा, लूट मार के परिणाम स्वरूप विनाश लीला बढ़ी। तीसरा, कृषि भूमि को हानि उठानी पड़ी, क्योंकि जब सैन्य दल, सैन्यों की, फौजियों की टुकड़ियां जब चलती हैं तो खेत खलिहानों को रौंदते हुए जाती हैं। तो तीसरा। चौथा, उद्योग धंधे सब नष्ट होते हैं और परिणाम स्वरूप उत्पादन अस्त व्यस्त हो जाता है। पांचवा, व्यापार बर्बाद होता है। छठवां, जैसा हमने देखा, लाखों लोगों की मौत, हजारों सैनिक, लाखों नागरिक मौत के घाट उतार दिए गए। सातवां, इस घटनाक्रम में दास प्रथा को एक बड़ी विशालता मिलती है, दास पद्धति बहुत बड़े स्तर पर आती है। आठवां, सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं किसान और गरीब। नौवां, अस्थिरता सभी तरह की, जब व्यापार बर्बाद हो गया, कृषि बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये अस्थिरता को बढ़ावा देगा। तो नौवां, अस्थिरता। 10वां, लगातार युद्ध के कारण खासकर ईरान, इराक जैसे क्षेत्रों में वहाँ जो सूखे पठार थे, जो काफ़ी कुछ नहरों पर निर्भर थे, भूमिगत नहरों पर निर्भर थे, उनकी मरम्मत नहीं हो पाई, तो वहाँ अकाल और भुखमरी एक सामान्य बात हो गई। मरुस्थल बन गए, वो क्षेत्र मरुस्थल के रूप में बदल गए। तो चंगेज़ खान के मंगोलियाई वंशजों के द्वारा किए जा रहे सतत हमले के परिणाम स्वरूप
उस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में मरुस्थलों का उदय होता है। ये देखिए कितना ये एक कोइंसिडेंस नहीं कहा जाएगा। खुरासान में तो काफ़ी ज़्यादा विनाश होता है। ये हुआ 10 दुष्परिणाम। इसके अलावा कुछ एक आध दो अच्छे परिणाम भी हुए। पहला, एशिया और यूरोप के बीच में बढ़ते हुए संबंध, सिल्क रूट का प्रभाव बढ़ा। चीन और यूरोप में पारस्परिक संबंध बढ़े, खासकर व्यापारिक संबंध सिल्क रूट के कारण बढ़े। रेशम मार्ग जिसे हम कहते हैं, उसमें आवाजाही बढ़ी, व्यापारिक रास्तों का विस्तार हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? नई कलाएं, नई वास्तुकला आदि का जन्म होता है। भारत में नई नई तरह की मूर्तियों का आगाज होता है। और इसी प्रकार ईरान के क्षेत्रों में भी हम पाते हैं कि इस आवाजाही के परिणाम स्वरूप बहुत सारे सांस्कृतिक बदलाव आए। तीसरा अच्छा परिणाम कि अब जो व्यापारिक रास्ते थे जिस पर चीन का प्रभुत्व था, सिल्क ट्रेड रूट, रेशम मार्ग, ये सब चीन के इस पे थे। अब उसका केंद्र वहाँ से हटकर काराकोरम तक चला जाता है, मंगोलिया केंद्र काराकोरम। संचार और यातायात साधन मंगोलों के हाथ में चला जाता है। चौथा, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था चंगेज़ खान और उसके परिवार वालों ने की थी, आवागमन की, आवाजाही की, संदेशों की, उस व्यवस्था का फ़ायदा जनता जनार्दन को भी मिलता है। तो जो यात्रा करते हैं, खासकर व्यापार के संबंध में, उनको सुविधाएं बढ़ जाती हैं, उनको पास दिए जाने लगते हैं। इन पासों के बल पे बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। उन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कुछ मौके दिए जाते हैं। इन्हें इन पासों को पैजा कहा जाता था और मंगोली भाषा में जेरेज कहते थे। तो ये पास प्रथा ने व्यापारियों को, यात्रियों को, उनकी आवाजाही को सुगम बनाया। इस प्रकार जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने दुष्परिणाम और अच्छे परिणाम दोनों को समझ लिया। चंगेज़ खान और मंगोलियनों के द्वारा किए गए सतत आक्रमणों के परिणाम स्वरूप, उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप। अब हम आते हैं इसके अगले बिंदु पर, और वह है विरोध। जैसा मैंने दुष्परिणामों में बताया कि यायावर प्रवृत्ति को लेकर जनता जनार्दन बड़ी नाराज थी, लेकिन इसके अलावा यायावरों के अंदर भी कुछ विरोध था। यद्यपि इस विरोध में कमी आई। 1230 में मैंने आपको बताया कि मंगोलों ने उत्तरी चीन पर कब्जा किया। तब मंगोल नेता किसानों की हत्या करना चाहते थे और उनको भूमि में चरागाह बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में विचार बदल दिया। 1270 में शुंग वंश को प्राप्त करके दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाता है और 1260 में कुबलई खान गद्दी पर आता है, तो वो इन किसानों की एक तरीके से रक्षा करता है। साथ ही साथ विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए इसी परिवार के एक कहना चाहिए राजा ने, जिसका नाम गजन खान था, उसने सदस्यों को और सेनापतियों को हिदायत दी थी, चेतावनी दी थी कि राज्य को स्थायी और संपन्न देखना है तो कृषकों पर अत्याचार रोका जाए। तो अर्थात इस बात के प्रति ये वाकिफ थे कि कृषकों का विरोध भारी पड़ सकता है या यावरों का विद्रोह भारी पड़ सकता है। तो यहाँ एक और जहाँ ये बात साबित होती है कि ये विद्रोह थे, ये विरोध थे, पर इन्हें क्वेंच करने का, इन्हें रोकने का, दबाने का सतत प्रयास भी होता रहा। अब अगला बिंदु है पारस्परिक सामंजस्य में बदलाव। पारस्परिक जो परिवार के बीच में हो, उनके बीच में जो तालमेल था, सामंजस्य अर्थात तालमेल, उसमें क्या बदलाव आता है। चंगेज़ खान के जो वंशज थे वो समूहों में बटे हुए थे।
उसके क्या परिणाम हुए? सभी समूहों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है, पहली बात। दूसरा, जो पुरानी परंपराएं थी, परिवार से जुड़ी परंपराएं थी, पुरानी यादें थी, वो उसमें कुछ बदलाव आता है। जैसे तोलीय वंश के वंशजों ने अपने पारिवारिक झगड़ों को, ऐतिहासिक ग्रंथों को एक लेख के रूप में प्रस्तुत किया, वर्तमान शासकों को ज़्यादा महत्व दिया, चंगेज खान को विस्मृत करने की कोशिश की। वही चंगेज खान जिसके बल पर ये इतना बड़ा साम्राज्य बना था। और चंगेज खान को भुलाने के पीछे जो प्रयास था, उसका मुख्य कारण था कि नए जो उस वंश के लोग थे उनको सामने लाना, और चंगेज खान के केंद्र बिंदु पर होते हुए जो मनमुटाव, जो झगड़े थे, उसको इस प्रकार कुचलने की कोशिश करना। वर्तमान शासकों को अधिक महत्व दिए जाने का प्रयास ये इस काल में हम देखते हैं, सामंजस्य। और ये इसके पीछे कारण क्या था? कोशिश ये थी कि ऐसा करते हुए जो झगड़े हैं एक परिवार के बीच में, चंगेज खान के वंशजों के, उनके बीच के झगड़े कम हों। कई जगह हम इन झगड़ों को लेकर अतिशयोक्ति भी देखते हैं। बुखारा के किले पर अधिकार करने के लिए 30,000 सैनिकों को मौत के घाट चला दिया गया, ऐसा विवरण है। इस किले में 400 सैनिकों को भी नियुक्त किया गया था। हालांकि चंगेज खान के गुणों की बारंबार इनके द्वारा प्रशंसा की जाती है, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया। चंगेज ने अपने वंशजों के लिए एक महान विरासत तो छोड़ी थी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर विरासत जब वर्तमान को भारी पड़ने लगती है तो विरासत को भुलाने का प्रयास होता है, और उसी प्रयास के तहत चंगेज खान को विस्मृत करने का लगातार प्रयास जारी था। इस अध्याय में अभी तक मंगोलियाई भाषा के कुछ तकनीकी शब्दों की श्रृंखला में, जिसकी शुरुआत कुरुलताई से होती है, अब संभवतः हम एक अंतिम शब्द पर पहुँचें। लेकिन ये अंतिम तो है, पर कोई कम महत्वपूर्ण नहीं, और वह है यास। यास क्या था? आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि चंगेज खान को जैसे ही चंगेज खान की उपाधि 1206 के कुरुलताई में दी जाती है, तो चंगेज खान उन कबीलाई नेतृत्वों के सामने एक शर्त रखता है, और शर्त के तहत वो यह उगलवा लेता है नेतृत्व से कि उसके सभी बातों को आदेशात्मक माना जाएगा। उसी स्थिति में वह गद्दी लेने को तैयार होता। इसी श्रृंखला में चंगेज खान ने एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया था, और वह था विधि संहिता का निर्माण। एक तरीके से यास यानी विधि संहिता ही है, विधि है। आदेश अनुप्राप्ति या आदेश विधि। आखिर ये विधि संहिता क्या थी? चंगेज खान को मालूम था कि ये कबीलाई जो लोग हैं, सरदार, ये अंदर ही अंदर चंगेज खान के बढ़ते प्रभाव से कोई खुश तो नहीं है, अंदर ही अंदर विरोध में तो होंगे ही। लेकिन अब इन्हें अपनी ओर करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसा कुछ प्रदर्शन किया जाए जिसमें कबीलाई सरदार इस बात के लिए विवश हो जाए कि सबके सामने उन्होंने चंगेज खान के नेतृत्व पर अपना समर्थन दिया है, मोहर लगाई है। और उसी परिप्रेक्ष्य में चंगेज खान दूसरा कदम उठाता है। कबीलाई सरदारों की किसी तरह की शंकाओं को दूर करने के लिए वह जिस तरीके की विधि संहिता का निर्माण करता है या चर्चा करता है, उसमें उसने अधिकतर उन्हीं परंपराओं को शामिल किया था जो विभिन्न कबीलों की थी। और विभिन्न परंपराओं को शामिल करते हुए उसने ऐसा बताने का प्रयास किया कि हम पुरानी ही परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, यही मेरा प्रयास रहेगा, कोई मेरे अपने विचार में आप पे नहीं थोप रहा हूँ।
तो इस प्रकार मंगोलों की परंपराओं का संकलन विधि के रूप में जो किया गया उसे यास कहते हैं। 1206 में कुरिलताई में लागू होता है। इस यास के बारे में गत 200, 300, 400 वर्षों में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। सच्चाई तो ये है, यास की जानकारी गत कुछ वर्षों में ही काफ़ी हुई, जब बहुत खोजबीन हुई, रिसर्च हुआ। हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी शोध हुआ है और इसमें इन जटिल विधियों का वर्णन किया गया है। डेविड आयलॉन, जिनका मैंने जिक्र किया पूर्व में, उन्होंने इस पर विशेष शोध किया है और इसे यास को उन्होंने ही संहिता नाम दिया है और कहा है कि इसे चंगेज खान ने 1206 में लागू किया था। तो आखिर यास क्या है ये आप समझ गए। अब यास में है क्या? विधियां हैं, कानून हैं, किससे संबंधित? आखेट से संबंधित, डाक प्रणाली आदि से संबंधित, सैन्य व्यवस्था से संबंधित और प्रशासन संबंधी सारे जो कानून वगैरह है वो उसमें समाहित हैं। तो ये उसकी विधित संहिता हो जाती है। 13वीं सदी अर्थात 1200 के बाद का काल, मंगोलों ने जो एकीकृत समुदाय बनाने का प्रयास किया, कबीलाई संस्कृति को समाप्त करके पूरे मंगोलिया के विभिन्न कबीलों को एकजुट करने का प्रयास किया, यह विधि संहिता उसी दिशा में एक प्रयास था। इसी संहिता के बल पर पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना का निर्माण होता है, जहाँ पर कितने भी दूरस्थ क्षेत्र हों साम्राज्य के, सब जगह एक ही जैसे परंपराएं, कानून लागू हों ताकि एकीकृत होने में सहूलियत हो। ऐसा चंगेज खान का प्रयास था और यास वही है। इस व्यवस्था में क्या बातें थीं? कठोर शहरी समाज शामिल था, उसकी अपनी संस्कृतियां थीं, अपने नियम थे। मंगोल लोगों को ये बात मालूम थी कि जब हम अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, मंगोलिया के बाहर जा रहे हैं, उरुल जैसी कल्पना किए हैं, तो बहुत सारे नए नए दूर दराज के क्षेत्र जो विभिन्न समाजी व्यवस्था के हों, विभिन्न भाषी व्यवस्था के हों, वे इसमें शामिल होंगे। तो उसमें मंगोलियाई लोग माइनॉरिटी में होंगे, अल्पसंख्यक होंगे, संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक रहेंगे। इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी विधि श्रृंखला को बनाए रखें, विधि परंपरा को बनाए रखें, और इसीलिए यास का निर्माण होता है। यास मंगोलों की विधिवत परंपरा थी, उसे चंगेज खान की विधि संहिता बताकर मंगोल बार बार प्रस्तुत करते हैं और ऐसा करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों की वे सहमति लेने में सफल होते हैं। किस बात की सहमति? इन साम्राज्य में जुड़ने की सहमति लेने में सफल होते हैं। यास जो है वो एक विचारधारा भी थी, परंपराओं की विचारधारा, और इसमें कोई दो मत नहीं कि यास ने विश्वव्यापी जो मंगोल साम्राज्य था जिसका निर्माण होता है, उसके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंगेज खान के अपने स्वयं के व्यक्तित्व ने, चंगेज खान की नीतियों ने और यास ने, ये तीन बातों ने मंगोल साम्राज्य की विशालता को वह रूप दिया जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। एक घटना है 1221 में, चंगेज खान ने अपने यास में बुखारा के लोगों को पापी कहा और उसने चेतावनी भी दी कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए जो आप लोगों ने जो धन छिपाया उसे दें। और ऐसा करते हुए उसने बुखारा के लोगों से धन निकलवाने में, धन उगाही करने में बहुत सफलता पाई। यास के विषय में मंगोलों की सोच को चंगेज खान की स्मृति से जोड़ा गया। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जानबूझकर चंगेज का नाम यास से जोड़ने के पीछे मकसद ये था कि उसकी महानता को, उसकी महत्ता को, यास की महत्ता को, परंपरा की इज्जत को बनाए रखने में
यही नीति सफल साबित होगी। तो चंगेज़ खान से जुड़े संबंधों में इसे जोड़ दिया गया ताकि किसी तरह की शंकाएं ना हों। इस प्रकार हमने विस्तार से चंगेज़ खान का उदय, मंगोलिया साम्राज्य की स्थापना और उसके पतन का अध्ययन किया और उसकी सफलता असफलताओं को जाना। आपको याद होगा 1921 में मंगोलिया गणराज्य बनता है और इस प्रकार वो आधुनिक विश्व की श्रृंखला में आ जाता है। आखिर मंगोलिया का स्थान विश्व राजनीति में कहाँ है, विश्व इतिहास में कहाँ है, थोड़ा इसको जाने और उसके साथ ही अध्याय यहीं पे समाप्त होगा। जब हम मंगोलिया की बात करते हैं, खासकर आधुनिक सभ्य समाज, तो चंगेज़ खान को एक बर्बर क्रूर नेता के रूप में देखते हैं, विजेता के रूप में देखते हैं, बहुत कठोर नरसंहार विचारों वाला व्यक्ति जिसने हजारों लोगों की हत्या की, लाखों लोगों की हत्या की। ये बात मंगोल शब्द बोलने से सबसे पहले आधुनिक इतिहास के विद्यार्थियों के मन में आती है। यहाँ तक कि चीन, ईरान, यूरोप, यहाँ पर मंगोलों को बड़े भय से देखा जाने लगा और इसका पूरा श्रेय चंगेज़ खान की नीतियाँ थीं। उनके लिए एक बड़े भय का रूप था। वहीं दूसरी ओर मंगोलिया के अंदर उसे एक महानायक के रूप में देखा गया, क्योंकि उसने कबीलाई नेतृत्व को बदलकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। एक क्षेत्रीय विभाजित, सैकड़ों क्षेत्रों में विभाजित क्षेत्र को एकजुट करके एक साम्राज्य बनाना, ये चंगेज़ खान का श्रेय था। तो इसलिए उसे उसके क्षेत्र में महानायक के रूप में देखते हैं। उसने यायावरों को, पशुपालकों को एकत्रित किया, कबीलाई नेतृत्व को हटाया और इसके अलावा चीनी लोगों के द्वारा जो शोषण होता था, जिसका उदाहरण पूर्व में दिया जा चुका है, उस शोषण को भी समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए चंगेज़ खान अपने देश में पूजा जाता है। ईसाई, बुद्ध, इस्लाम, इन धर्मों में ये लोग विश्वास करते थे और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था मंगोलिया के अंदर। एक बड़ा संपन्न राज्य बनाया, संपन्न राष्ट्र बनाया, साम्राज्य बनाया और संभवतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, गलत नहीं होगा कि उसकी शासन व्यवस्था से संभवतः सम्राट अकबर ने प्रेरणा ली थी और मुगल सम्राट अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट बना था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। पेम्स मंगोलिया 13वीं सदी में निर्मित किया गया, जो बहुजाति, बहुधार्मिक व भाषाई चरित्र को बताता है और इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं। कुछ विवरण भी हैं, कुछ वृत्तांत भी हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये कि सहिष्णुता का उदाहरण रहा मंगोलियों का शासनकाल मंगोलिया के अंदर, जहां ईसाई, बौद्ध, ताओ, तुर्की, मुसलमान, इन सब लोगों को स्थान दिया गया। और इस सब विवरण से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मंगोल शासक, जिसे हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, मंगोल शासक अपने देश में बड़े सभ्य रूप में जाने जाते हैं, कूटनीतिक रूप से जाने जाते हैं। उनके कई पड़ोसी देशों से बड़े अच्छे संबंध थे, धार्मिक सहिष्णुता थी और अपने देश की राजधानी में विभिन्न देशों की कला को परिपक्व होते देखने की इच्छा रखते थे। सभी धर्मों के लोग के पुजारी उनके यहाँ आते थे, इसीलिए इनकी तुलना अकबर से होती है। और आधुनिक स्वतंत्र मंगोलिया की यदि बात करें तो वहाँ चंगेज़ खान को राष्ट्र नायक के रूप में स्थान दिया जाता है। इस प्रकार ये अध्याय इस समझ के साथ समाप्त होता है कि चंगेज़ खान बाहरी दुनिया के लिए किसी और रूप में जाना जाता है, जबकि वह मंगोलिया के लिए एक महानायक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी पर, और कुछ आधारभूत प्रश्न होंगे जिसे आप इसी लेक्चर्स के माध्यम से हल करने का प्रयास करें। अधिकतर प्रश्न जो हैं उसका संबंध आप समझ सकते हैं चंगेज खान से है, क्योंकि मंगोलियाई इतिहास जो है वो मूलतः चंगेज खान का इतिहास है। तो पहला प्रश्न है, चंगेज खान की सैन्य संगठन व्यवस्था पर प्रकाश डालें। चंगेज खान की सैन्य संगठन व्यवस्था पर प्रकाश डालें। तो इसकी शुरुआत आपको करनी होगी कि चंगेज खान के पहले सैन्य व्यवस्था क्या थी, उस पर बहुत संक्षिप्त में लिखें, और उसके बाद चंगेज खान ने जो बदलाव लाए, पहला तो दशमलव पद्धति में, दूसरा घुड़सवारों के लिए, तीसरा घोड़ों के लिए, और चौथा नेतृत्व, इन चारों का आपको वर्णन करते हुए ये साबित करना है कि उसने जो सैन्य व्यवस्था बनाई वह अत्याधुनिक लाइन पर आधारित थी और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम थी। प्रश्न 2, चंगेज खान के उपरांत यायावर साम्राज्य में किस तरह की दुर्दशा हुई। इसमें आपको चंगेज खान के बाद के काल के बारे में संक्षिप्त में बताना है कि कैसे चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके जो 4 पुत्र थे उनमें किस तरीके से पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और उसके अलावा किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का प्रयास होता है, और उस प्रयास में कैसे झगड़े भी बढ़ते हैं। यूरोप की ओर उनका जो बढ़ाव था वह थम सा जाता है। चीन पर जो उनका नियंत्रण है वह भी कम होने लगता है। अंदरूनी विद्रोह और विरोध भी बढ़ने लगता है, जिसमें कृषक और सैनिक भी शामिल हैं। और किस प्रकार जो सत्ता में है राजकुमार आदि, वे कैसे धीरे धीरे विरोध बढ़ाते हैं, इस पर आपको प्रकाश डालते हुए साबित करना है कि उसके बाद चंगेज खान के बाद स्थिति में सतत रूप से गिरावट आने लगती है और मंगोलियाई साम्राज्य धीरे धीरे सिमटने लगता है। प्रश्न 3, चंगेज खान के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। चंगेज खान का जीवन और उपलब्धि, उसके जीवन की बात करें तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का बहुत संक्षिप्त में कालक्रम आपको बताने की जरूरत है, और उस कालक्रम के दौरान आपको 1206 की अहमियत पर प्रकाश डालना पड़ेगा कि कैसे 1206 में कुरुलताई के माध्यम से जो तोमिजिन है वह कैसे चंगेज खान बनता है, उसे उपाधि मिलती है, और इस मौके का किस तरीके से चंगेज खान फ़ायदा उठाता है, विधि संहिता आदेश आदि ये सब लागू करने का प्रयास करता और सफल होता। इसके बाद उपलब्धियों की यदि बात करते हैं तो उपलब्धियों में आपको बताना होगा सबसे पहले कि कैसे उसने कबीली संस्कृति को एकजुट किया, कबीलाई नेतृत्व का किस तरह से खात्मा किया। फिर उसके बाद आप अगले बिंदु पर आएंगे और फिर सैन्य बदलाव जो उसने लाए, विभिन्न क्षेत्रों में जो विजय पताका फहराया, विभिन्न क्षेत्रों पे जो कब्जा किया, विशेषकर चीन के जो 3 भाग थे। उसके बाद कैसे वो सिंध के आकर वापस जाते हुए किस प्रकार वो कई क्षेत्रों में बुखारा आदि में कब्जा करता है। उपलब्धियों की परंपरा में उसकी जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी वह थी यास, वह था आवागमन की पद्धति, और उसकी सफलताओं का सही आकलन हम तभी कर सकते हैं जब हम जानें कि कितनी विषमताओं में उसने ये सफलताएं अर्जित की। तो थोड़ा सा प्रकाश आपको उसके द्वारा फेस की गई विषमताओं की ओर डालना पड़ेगा, किन दिक्कतों से वो गुजरा और कैसे उसने उन दिक्कतों को पार करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो पार महाद्वीपीय साम्राज्य के रूप में सामने आया। चौथा प्रश्न, मंगोल और चंगेज खान का विश्व इतिहास में स्थान।
मंगोल की बात करें तो मंगोलिया चंगेज खान के पूर्व लगभग एक क्षेत्रीय नाम था और बहुत से क्षेत्रों में बटा हुआ था। चंगेज खान के बाद से कैसे वह एकजुट होता है, इस पर हम संक्षिप्त में लिखें और बताने, ये साबित करने की कोशिश करें कि कैसे 1300 आते आते, वर्ष 1300 आते आते एक साम्राज्य का विस्तार होता है, एक साम्राज्य बनता है। उसके बाद अगले बिंदु में आपको बताना है कि कैसे चंगेज खान के बाद विस्तार होते होते थमने लगता है और धीरे धीरे मंगोलियाई क्षेत्र जो है वह सीमित होने लगता है। अंतिम बिंदु जो इस पर हमको विश्व इतिहास में इसके स्थान की बात है, उस पर हमको यदि लिखते समय हमें बताना होगा कि चंगेज खान विश्व इतिहासकारों की नज़र में किस रूप में जाना जाता है और वही व्यक्ति अपने ही देश में कैसे महानायक के रूप में जाना जाता है। कैसे विश्व के इतिहास में चंगेज खान को एक बहुत नरसंहारी विभत्स शासक के रूप में अध्ययन किया है, लेकिन दूसरी ओर मंगोलिया गणराज्य जिसकी स्थापना 1921 में होती है, वहाँ उसे कैसे एक दूसरे रूप में, एक अवतार के रूप में देखा जाता है। यायावर साम्राज्य के अध्ययन के दौरान किए गए ऐसे शब्दों का जिक्र करें जो उनकी भाषा में, मंगोलियाई भाषा में है, जैसे यास, उल्ताई आदि आदि। ऐसे 6 शब्दों का चयन करते हुए उनको परिभाषित करें और उनके बारे में संक्षिप्त में लिखें। इन 6 बातों के बारे में लिखते हुए यह बताना न भूलें कि इनकी महत्ता चंगेज खान की शासन व्यवस्था में क्या थी। तो इस प्रकार इस अध्याय से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। उत्तर के रूप में आपको मात्र दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनकी मदद से आप